Everyone, welcome you all in this video lecture. We are now moving forward and we are going to start the elements of directing. Okay, so in my previous lecture we have discussed about the meaning of directing, its character sketch, its functions, as well as the different principles which have been used in directing. Okay, so moving forward in this lecture we will talk about the different elements of directing. So first of all, you should know that what are the different elements of directing. The first so basically there are the four different elements. What are they? The first one is supervision, second is motivation, third is leadership, and the fourth is communication. So basically there are how many elements? So there are the four elements. What are they? Supervision, motivation, you can say that leadership, and communication. There are four elements. Okay, so moving forward with one by one. First of all, we will let know the meaning of each one, and after that we will discuss in a broad way or in a brief way. So the first thing is supervision. So what is the supervision? So the process of instructing, guiding, monitoring and observing the employees while they are performing job. ओके, दैट मीन्स कि जब कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, किसी टास्क को परफॉर्म कर रहा है, उस वक्त उसको इंस्ट्रक्ट करना, उस वक्त उसको गाइड करना, उस वक्त उसकी देखरेख करना, वो किस तरीके से वर्क को परफॉर्म कर रहा है. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज सुपरविजन. ठीक है, सुपरविजन कौन करेगा? सुपरविजन जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉय होगा वो करेगा. और किसका करेगा? जो एम्प्लॉय जो है अभी वर्क में नया होगा. ठीक है, सो बेसिकली व्हाट यू कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग एंड मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉयज व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग जॉब. मतलब वर्क करते हुए अगर हम किसी एम्प्लॉय को ऑब्जर्व करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, उसको गाइड करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं सुपरविजन. ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको देखते हैं. नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? नेक्स्ट एलिमेंट हमारा मोटिवेशन. सो मोटिवेशन इज व्हाट? मोटिवेशन में देखते हैं इट स्टिमुलेट्स, इंस्पायर्स एंड इंड्यूसेस द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेसिटी. मतलब जब हम एम्प्लॉयज को उनके बेस्ट कैपेसिटी पे वर्क करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं, उनको जो है हम बोल सकते हैं कि उनके परफॉर्मेंस को जब हम और ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, इनहैंस करते हैं डिफरेंट मेथड्स को यूज करके, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं मोटिवेशन. ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे डेफिनेशन देख पा रहे हैं, दैट मोटिवेशन इज व्हाट? इट स्टिमुलेट्स, इंस्पायर्स एंड इंड्यूसेस द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेसिटी. द थर्ड वन इज द लीडरशिप. अब देखिए लीडरशिप क्या है? लीडरशिप भी बहुत आसान है. लीडरशिप द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर, द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल. कि लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी होती है या एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम लोगों के बिहेवियर को क्या करते हैं? हम एम्प्लॉयज के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं किसकी तरफ? टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल्स. मतलब कंपनी के गोल को कैसे अचीव किया जाए उसकी तरफ जब हम लोगों के बिहेवियर को मोटिवेट करते हैं, तो इस फॉर्म को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लीडरशिप. फिर आप आते हैं कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन बहुत ईजी है. कम्युनिकेशन आपने कई बार सुना भी होगा, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज. जब हम जो है मतलब एक्सचेंज ऑफ आइडिया करते हैं, व्यूज करते हैं, मैसेजेस करते हैं, इन इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं थ्रू वेरियस मीडियम बिटवीन टू और मोर पर्सन. ठीक है, दो से अधिक लोगों के बीच जब किसी मैसेज का, किसी आइडिया का, किसी व्यू का ट्रांसमिशन होता है, एक्सचेंज होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन. तो बेसिकली हम ये चार एलिमेंट्स जो हैं सुपरविजन में पढ़ने वाले हैं. तो बेसिकली हम ये चार एलिमेंट्स जो है डायरेक्टिंग में पढ़ने वाले हैं एज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग. ओके, मूविंग फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट वन, सुपरविजन इन डिटेल. ओके, सो एज यू कैन सी हियर द डेफिनेशन, दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग पीपल. ठीक है, इसको छोड़ के मैं आपको तीनों को रब कर दे रहा हूँ, और इन तीनों को रब करने के बाद मैं लिखूंगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी नीड क्या है, क्यों ये परफॉर्म किया जाता है. ठीक है, अभी देखिए आप केवल इसी में फोकस करिए. सुपरविजन है, तो सुपरविजन क्या है? सुपरविजन इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉयज व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग जॉब. मतलब जब एम्प्लॉयज जॉब कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, उनको गाइड करना, उनको मॉनिटर करना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं सुपरविजन. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम देखते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस हमारे फॉर्म में क्या है. ठीक है, रोल क्या है. चलिए, as you can see here, the importance, or you can say that the functions of the supervision. So the function of the supervision, the first function of the supervision is what? Ensures issuing of instruction. ठीक है, हमारा जो सुपरवाइजर होता है, बेसिकली ये जो सुपरविजन का जो वर्क है वो कौन परफॉर्म करता है? ऑल दीज वर्क्स आर परफॉर्म बाय द सुपरवाइजर.
ठीक है। एंड हु इज द सुपरवाइजर, सुपरवाइजर कौन होता है, तो सुपरवाइजर मतलब जो सीनियर मेंबर होता है, ठीक है, जो एक्सपीरियंस मेंबर होता है उस कंपनी का, जिसको उस कंपनी में वर्क करने का एक्सपीरियंस है, उस वर्क का एक्सपीरियंस है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सुपरवाइजर। सो बेसिकली इसका जो सुपरविजन के जितने भी फंक्शन होते हैं उन सब को परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, सुपरवाइजर की होती है। अब देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या क्या है, इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो पहला इंश्योर्स इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सुपरवाइजर जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं या जितने भी नए मेंबर्स हैं जिनको वर्क करना है, तो उन सभी को क्लियर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करी जाए, ठीक है। क्लियर इंस्ट्रक्शन मिले, क्लियर गाइडलाइंस मिले, तो इन सब की क्लियरिटी करना या इन सब चीज़ों को इंश्योर करना कि इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करे जा रहे हैं या नहीं, कि प्रॉपर गाइडेंस दिया जा रहा है या नहीं, किसका काम है, सुपरवाइजर का काम है, ठीक है। तो हम सुपरविजन में इस चीज़ को इंश्योर करते हैं, ठीक है। इन दिस first one, that is ensuring issuing of instruction, the supervisor is responsible to make sure that all the instructions are communicated to each and every employee, मतलब जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सब को जो है क्या है कि मतलब सारे इंस्ट्रक्शन, सारी गाइडलाइंस जो है उनको बता दी गई हैं, उनको समझा दी गई है। दूसरा आपका आता है फैसिलिटेट्स कंट्रोल, ठीक है। फैसिलिटेट्स कंट्रोल में आप समझिए कि जब हम कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं तो जब सुपरवाइजर जो है कंटिन्यूसली कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली कंट्रोल कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है कि ऑब्जर्व कर रहा है, गाइड कर रहा है, तो यहाँ पे जो कंट्रोलिंग पावर होगी वो क्या होगी, वो बहुत अच्छी होगी। मतलब किसी भी तरीके का कोई भी डिस्प्यूट या मिसमैनेजमेंट अराइज नहीं होगा, क्योंकि सुपरवाइजर के देख रेख में ही सारा वर्क हो रहा है, तो किसी तरीके का कोई भी मतलब कंट्रोल में किसी भी तरीके का कोई भी ढिलाई नहीं होगी, ठीक है। इसको अगर हम और समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि कंट्रोल मींस मैच बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान परफॉर्मेंस, ठीक है। जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो प्लान परफॉर्मेंस है उन दोनों के बीच में मैच किया जा सकता है, क्योंकि सुपरवाइजर जो है वो क्या करेगा, वो टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा, गाइडलाइंस देगा, ऑब्जर्व करेगा कि जो वर्कर्स हैं वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और प्लान परफॉर्मेंस है दोनों को मैच करने में बहुत आसानी होगी। फिर से समझिए इस चीज को, फैसिलिटेट्स कंट्रोल में क्या होता है कि एक सुपरवाइजर इंश्योर करता है कि जो भी प्लान परफॉर्मेंस है और जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है दोनों के बीच में रिलेशन बना रहे। टाइम टू टाइम वो जो है क्या करेगा, एम्प्लॉयज को मॉनिटर करेगा, ऑब्जर्व करेगा कि ताकि जो कंट्रोल है कंपनी का वो बना रहे और एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस मीट करे। फिर आपका आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। सीधी सी बात है, जब एक सुपरवाइजर कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, गाइड कर रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स नहीं होगा, ठीक है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्स कंपनी में नहीं होगा या कम से कम होगा। तो इस तरीके से जब वेस्टेज ऑफ रिसोर्स कम होगा अंडर द गाइडेंस ऑफ सुपरवाइजर, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो भी रिसोर्स है हम उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अंडर द गाइडेंस और अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ सुपरवाइजर देयर इज वेरी लेस चांस ऑफ wastage of resource, so here the company can utilize the resource very effectively and efficiently. Next thing is discipline. जब हम डिसिप्लिन के बारे में बात करेंगे तो डिसिप्लिन में आपको समझना होगा कि जो सुपरवाइजर होता है वो गाइडेंस देता है, वो एंकरेज करता है वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिसिप्लिन वे में अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। किसी तरीके का कोई भी चाओस या किसी भी टाइप का कोई भी रूमर क्रिएट करने से जो है सुपरवाइजर जो है बहुत ज़्यादा इन एम्प्लॉयज़ को रेस्ट्रिक्ट करता है। तो इसका फ़ायदा जो है कंपनी को मिलता है क्या, कि जितने भी वर्कर्स हैं वो बहुत ही डिसिप्लिन वे में कंपनी में वर्क करते हैं और कंपनी का जो इन्वायरमेंट है वो एम्प्लॉय फ्रेंडली बन जाता है, ठीक है। मतलब एम्प्लॉयज़ जो है वहाँ पे इजीली वर्क कर सकते हैं, वहाँ पे वर्क फ्रेंडली इन्वायरमेंट जोन क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका फीडबैक में समझिए कि जो भी नया एम्प्लॉय आया है तो अगर वो किसी सुपरवाइजर के अंडर में वर्क कर रहा है, फीडबैक में आप सिंपल में समझिए कि जो भी नया एम्प्लॉय आया है अगर वो किसी सुपरवाइजर के अंडर में वर्क कर रहा है तो यहाँ पे जो फीडबैक होगा वो एट वंस मिल जाएगा, मतलब तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली सुपरवाइजर उसको क्या कर रहा है, उसको गाइड कर रहा है, उसकी देखरेख कर रहा है। तो जो एम्प्लॉय है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस को ईजिली सुपरवाइजर जो है वो ऑब्जर्व कर लेगा और ऑब्जर्व करने के बाद जो भी रिलेटेड मैनेजर है उसको तुरंत कम्युनिकेट कर देगा। और साथ ही साथ अगर एम्प्लॉय को भी किसी तरीके की कोई भी दिक्कत होती है तो वो एम्प्लॉय भी जो है तुरंत सुपरवाइजर से कॉन्टैक्ट करके अपनी अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकता है, ठीक है। तो क्विक फीडबैक हमको यहाँ पे मिलता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर है हमारा इम्प्रूव कम्युनिकेशन। तो इम्प्रूव
कम्युनिकेशन में समझिए कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप होता है किसका, इंस्ट्रक्शन देने का, इंस्ट्रक्शन जो वो कौन देता है, सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर और एम्प्लॉयज़, सुपरवाइजर और एम्प्लॉयज़ के बीच में बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, क्योंकि कंटिन्यूसली जो है यहाँ पे कम्युनिकेशन होता रहता है किसमें, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में। सीधा सीधा समझिए, आपका सुपीरियर कौन होगा, सुपरवाइजर होगा, और सबऑर्डिनेट कौन होगा, एम्प्लॉय होगा। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, किसी भी तरीके का कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है। फिर आपका इम्प्रूव्स मोटिवेशन। अब देखिए सुपरवाइजर क्या कर रहा है कि टाइम टू टाइम, मतलब टाइम टू टाइम क्या, हर वक्त ही वो गाइड कर रहा है, वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है, वो क्या कहते हैं, वो उनके वर्किंग कल्चर को इन्फ्लुएंस कर रहा है कंपनी में वर्क करने के लिए। तो यहाँ पे सीधा बोल सकते हैं कि इम्प्रूव्स मोटिवेशन। मतलब क्या है कि वो जो है, मतलब जो सुपरवाइजर है आपका, वो एम्प्लॉयज़ को समय समय पर बताता रहेगा कि अगर वो अच्छे से वर्क करेंगे तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स उनको मिलेंगे, मतलब कंपनी को बेनिफिट तो एम्प्लॉय को बेनिफिट। इस तरीके के मैसेज को या इस तरीके का जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको टाइम टू टाइम जो है इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। फिर मेंटेन ग्रुप यूनिटी। अब देखिए, अब सुपरवाइजर जो है कंटिन्यूसली अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने ग्रुप को सुपरवाइज करेगा तो किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्लिक्ट अराइज नहीं करेगा, और जितने भी लोग उसके अंडर में होंगे वो सभी एक टीम में होके वर्क करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि इट मेंटेन्स द ग्रुप एक्टिविटी। ओके, सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ supervision. So here our topic supervision is over. The first element of directing is completed. Now moving forward with our the second element, that is the motivation. Okay, so moving forward with our the second element, and the second element of this chapter, or you can say that directing is motivation. Okay, तो motivation का पहले हम definition देखते हैं। हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि motivation का definition क्या है, एक बार फिर देखते हैं। The process of stimulating, inspiring and inducing the employee to perform well is known as motivation. मतलब कि जब हम employee को induce करते हैं, उसको बोलते रहते हैं, उसको प्रेशराइज करते हैं कि वो जो है कंपनी के लिए अच्छा वर्क करे, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मोटिवेशन। एंड द पर्सन हु परफॉर्म, ठीक है, जो पर्सन इस मोटिवेशन प्रोसेस को परफॉर्म करता है उसको हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज मोटिवेटर। सो द पर्सन हु परफॉर्म, द पर्सन हु परफॉर्म मोटिवेशन इज नोन एज द मोटिवेटर्स। ठीक है, जैसे आपको जो है आपके क्लास में या आपके सब्जेक्ट टीचर्स हमेशा आपको मोटिवेट करते रहते हैं, अपने घर में आपके पेरेंट्स या गार्जियंस आपको हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। तो ये जो मोटिवेट करने वाले जो लोग होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं मोटिवेटर्स। ठीक है, मोटिवेशन का आप इतना सा मतलब समझिए कि एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस करना, उनके वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाना, ठीक है, कि ताकि वो और ज़्यादा पहले से अच्छा परफॉर्म करें। दिस प्रोसेस इज नोन एज मोटिवेशन। अब बात करते हैं इसका फीचर क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इसके नेचर क्या है। ठीक है, तो इसका फीचर आप बोल लीजिए, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लीजिए, चाहे आप नेचर बोल लीजिए। तो मोटिवेशन का जो पहला है वो है साइकोलॉजिकल फेनोमिना। ठीक है, साइकोलॉजिकल फेनोमिना में आप इस चीज़ को समझिए कि मोटिवेशन किसी पे थोपा नहीं जा सकता। ठीक है, मतलब किसी को प्रेशराइज करके जो है उसको मोटिवेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल फेनोमिना इसलिए है कि क्योंकि आप जो है मोटिवेशन किसी भी एम्प्लॉय पे जबरदस्ती लागू नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक एम्प्लॉय के अंदर से, मतलब जब तक एम्प्लॉय खुद से अपने अंदर से जो है अपनी अंतरात्मा से तैयार नहीं होगा बेटर वर्क परफॉर्म करने के लिए, तब तक आपकी मोटिवेशन का कोई भी इम्पैक्ट जो है एम्प्लॉय पे पड़ने वाला नहीं है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज अ साइकोलॉजिकल फेनोमिना व्हिच comes from the internal soul of the employee. You cannot impose these motivation things over the employee. Next thing is that it is a goal directed behavior. ठीक है, मोटिवेशन जो होता है वो क्या होता है, वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इसलिए होता है क्योंकि मोटिवेशन के ही थ्रू जो भी मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते रहते हैं कि वो अच्छे से अच्छे तरीके से वर्क परफॉर्म करें, ताकि कंपनी का गोल इजीली अचीव हो जाए। और जब तक कंपनी का गोल अचीव नहीं होगा तब तक एम्प्लॉयज़ का इंडिविजुअल गोल जो है वो भी अचीव नहीं होगा। फिर बात करते हैं कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो आपका मोटिवेशन है ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है। अब इसको समझिए, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हो सकता है। देखिए, मोटिवेशन जो है वो
कितने तरीके का हो सकता है। जैसे आप सपोज करिए कि अगर आप घर पे जो है पढ़ाई नहीं करते हो, ठीक है, तो आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि आपके अगर आपने 85% प्लस मार्क्स स्कोर कर लिया, 95% प्लस मार्क्स स्कोर कर लिया, तो आपको नया सेलफोन मिल जाएगा या आपको नया बाइक या स्कूटी मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये एक तरीके का पॉजिटिव फॉर्म ऑफ मोटिवेशन है। लेकिन अगर वहीं आपको आपके पेरेंट्स से वार्निंग मिल गई कि अगर 80% से कम आया तो तुम्हारा एडमिशन जो है यहीं किसी प्राइवेट लोकल कॉलेज में ही करवा देंगे, या तुमको जो बाइक या स्कूटी की चाबी दे रखी है उसको वापस हम जब्त कर लेंगे। तो ये क्या है, ये निगेटिव मोटिवेशन होता है, ठीक है। तो देखिए मोटिवेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी निगेटिव, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से मैनेजर्स भी क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं। जैसे पॉजिटिव मोटिवेशन क्या क्या होता है, प्रमोशन हो गया, इंक्रीमेंट इन सैलरी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा वो क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव मोटिवेशन कहलाएंगे। वहीं निगेटिव क्या क्या होंगे, सैलरी कट, ठीक है, डिडक्शन इन सैलरी, डिमोशन, इस तरीके का डर जब मैनेजर दिखाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं निगेटिव मोटिवेशन। तो इससे आप क्लियरली समझ सकते हैं मोटिवेशन इज बोथ, इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। द नेक्स्ट थिंग इज कॉम्प्लेक्स, ओके, दैट मीन्स व्हाट, you can say that motivation is a very complex process because to motivate someone you need a higher skill personality, ठीक है। आपको किसी को भी मोटिवेट करने के लिए जो है आपको हायर स्किल हायर स्किल वाला पर्सन चाहिए, ठीक है, कि जिसके पास हायर स्किल हो, ठीक है, जो इंटेलेक्चुअली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो ऐसा पर्सन ही क्या करेगा, दूसरों को मोटिवेट कर पाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि यू कैन से दैट द मोटिवेशन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। और फिर आपका जो लास्ट पॉइंट है दैट इज डायनेमिक एंड यू कैन से दैट डायनेमिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये डायनेमिक और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर जो है कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है। और इसी वजह से देखिए जैसे जैसे आपका ह्यूमन बिहेवियर कंपैरेटिवली चेंज होते रहता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो मोटिवेशन है वो भी क्या होगा, वो भी चेंज होता रहेगा। और कंटिन्यूअस प्रोसेस इसलिए है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैनेजर ने एक बार मोटिवेट कर दिया तो एम्प्लॉय जो है वो ईयर के 365 दिन मोटिवेटेड होकर वर्क करेगा। नहीं, इसको जो है टाइम टू टाइम एम्प्लॉय को चाहिए कि वो क्या करे, वो जो है अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता रहे। तो यहाँ पे हमने बात करी सिग्नेचर ऑफ मोटिवेशन की। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी दी हुई है जिसको हम बोलते हैं मैस्लोज हायरार्की थ्योरी, ठीक है। अब मैस्लोज हायरार्की थ्योरी पर जब हम फोकस करेंगे तो समझिए मोटिवेशन तब तक आपका लागू नहीं होगा, तब तक आपका मोटिवेशन का जो फैक्टर है तब तक वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा जब तक कंपनी जो है वो एम्प्लॉय के नीड को पूरा नहीं करती। मतलब केवल आप ऐसे समझिए कि कोई एक मैनेजर है वो केवल एम्प्लॉयज़ को सपने दिखाए जाए कि अगर तुम मतलब जो कंपनी का टारगेट है जैसे 100 पीस है तो अगर तुम 100 की जगह 110 परफॉर्म करते हो तो कंपनी तुमको बोनस प्रोवाइड करेगी, कंपनी तुमको सैलरी देगी। इस टाइप का अगर वो प्रॉमिस कर रहा है, लेकिन इन सब प्रॉमिसेस के बावजूद अगर जो एम्प्लॉय है उसकी नीड पूरी नहीं हो रही है, ठीक है, उसकी सर्टेन नीड्स है, मतलब अगर वो नीड्स पूरी नहीं हो रही है किसी भी कंपनी में वर्क करने की वजह से, तो एम्प्लॉय वहाँ पे नहीं रुकेगा। तो आइए अब हम आगे बढ़ के देखते हैं कि अब इसमें जो मैस्लोज हायरार्की थ्योरी है इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप तब तक इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मैस्लोज हायरार्की थ्योरी। तो जैसा कि आप यहाँ पे एक पिरामिड देख पा रहे हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे जितने भी नीड्स हैं तो मैंने उनका एक पिरामिड यहाँ पे तैयार किया है। तो बेसिकली जो मैस्लो थे, ठीक है, मैस्लो एक आपके फिलोसोफर थे, एक थिंकर थे, तो उनका कहना ये था कि किसी भी कंपनी में जब तक जो भी एम्प्लॉय वर्क कर रहा है उसकी नीड्स पूरी नहीं होगी, उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, तब तक आप एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एम्प्लॉय को अगर आपको मोटिवेट करना है तो आपको उसकी नीड्स, आपको उसके ज़रूरतों का ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आप सपोज करिए कि अगर मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप जो है अपने घर पे किसी सर्वेंट को लाते हो, ठीक है, तो आप जो है किसी सर्वेंट को लाते हो, आप केवल उसको मोटिवेट करते हो, ना खाना देते हो, ना उसको रहने के लिए जगह देते हो, ना ही उसको बेसिक सैलरी प्रोवाइड करते हो, तो वो वर्कर जो है कितना दिन तक आपके साथ वर्क करेगा। डेफिनेटली आप मान के चलो कि विदिन अ वीक वो आपके घर को छोड़ के भाग जाएगा या आपकी शॉप को छोड़ के भाग जाएगा। क्यों?
क्योंकि आप जो उसको बेसिक सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम है, उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाती है उसकी सैलरी। तो इसलिए हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि मैस्लो ने पूरा का पूरा एक नीड हायरार्की थ्योरी दे रखा है कि किसी भी बिजनेस पर्सन को या किसी भी मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज़ की इन 5 नीड्स पे जरूर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये 5 नीड्स जो है किसी भी एम्प्लॉय की किसी कंपनी में सेटिस्फाई नहीं होगी, तब तक वो एम्प्लॉय जो है उस कंपनी में वर्क करना नहीं चाहेगा, वो कंपनी स्विच करता रहेगा। तो अब हम डिटेल में बात करते हैं कि क्या क्या नीड्स हैं। तो जैसा कि आप पहला यहाँ में देख पा रहे हो, तो सबसे पहले आपका साइकोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल नीड्स में क्या है, जो बेसिक नीड्स होती हैं, ठीक है। बेसिक नीड्स समझिए, बेसिक नीड्स हम यहाँ पे मान के चल सकते हैं। जो साइकोलॉजिकल नीड्स मतलब कि दोज नीड्स विच आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ठीक है। ऐसी नीड्स की जो हमारे इन्वायरमेंट में या लाइफ के सर्वाइवल के लिए जो नीड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। अब साइकोलॉजिकल नीड्स में हम बात करें, साइकोलॉजिकल नीड्स में क्या क्या हो सकती हैं। तो साइकोलॉजिकल नीड्स में आपका होगा फूड, क्लोथ और शेल्टर। फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, ठीक है। फूड, क्लोथ और शेल्टर समझिए कि ये क्या है, ये आपकी बेसिक नीड्स हैं, ठीक है। अगर फूड, क्लोथ और शेल्टर मतलब अगर आप एम्प्लॉय को उतना पैसा दे रहे हो कि जितने में उसको फूड भी मिल जा रहा है, क्लोथ भी मिल जा रहा है, शेल्टर भी मिल जा रहा है, तो वो आपके कंपनी में स्टे करना चाहेगा, ठीक है। तो ये पहली नीड्स है क्या, साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स मीन्स द बेसिक नीड्स ऑफ एन एम्प्लॉय। तो यहाँ पे बात कर रहे थे कि अगर बेसिक सैलरी मिलती है तो बेसिक सैलरी से वो क्या करेगा, फूड, क्लोथ और शेल्टर करेगा। साइकोलॉजिकल नीड्स के बाद जब ये नीड्स उसकी पूरी हो जाएगी, तब आपका सेकंड नीड्स आता है, दैट इज द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी होने के बाद जो सेकंड नीड आएगी वो आपका आएगा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। मतलब कि जब आपके बेसिक पेज से किसी एम्प्लॉय को फूड, क्लोथ, शेल्टर मिल जा रहा है, तो फिर वो नेक्स्ट नीड की तरफ फोकस करेगा, और नेक्स्ट नीड है आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। तो यहाँ पे उसको 2 तरीके की सिक्योरिटी हो चाहिए, ठीक है। सिक्योरिटी नीड्स भी आपकी 2 तरह की सिक्योरिटी नीड्स होंगी। पहला आपका सिक्योरिटी नीड्स होगा जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी मतलब कि कोई भी एम्प्लॉय ऐसे कंपनी में वर्क करना नहीं चाहेगा या ऐसी जगह पे वर्क करना नहीं चाहेगा कि जहाँ पे उसके जॉब का ठिकाना ही ना हो, कि मतलब जहाँ पे उसकी जॉब आज है कल नहीं है, ठीक है। तो ऐसी किसी जगह पे कोई भी एम्प्लॉय वर्क करना नहीं चाहेगा, तो ऐसी नीड्स को क्या बोलेंगे, हम ऐसी नीड्स को बोलेंगे जॉब सिक्योरिटी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ठीक है। इसको हम एक और सिक्योरिटी का नाम ले सकते हैं, वो हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक सिक्योरिटी। और फिर इकोनॉमिक सिक्योरिटी के साथ साथ एक आता है आपका फिजिकल सिक्योरिटी, ठीक है। फिजिकल सिक्योरिटी हम बोल सकते हैं, फिजिकल सिक्योरिटी में हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं जितने भी मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह होते हैं, तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड कराई जाए, मेडिकल क्लेम्स प्रोवाइड कराई जाए, उसके साथ ही साथ जो है अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट हो। तो यहाँ पे जब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स जो है किसी भी एम्प्लॉय की पूरी हो जाएगी, तो फिर वो उस कंपनी को नहीं छोड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड्स आता है, दैट इज द सोशल नीड्स। मतलब कि अब फिजिकल मतलब जो भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स थी उसको पूरी करने के बाद जब एम्प्लॉय अपने तीसरे नीड की तरफ फोकस करेगा, जो कि क्या है, सोशल नीड। तो सोशल नीड में क्या है कि अब एम्प्लॉय चाहेगा कि उसकी सोसाइटी बने। उसकी सोसाइटी बने मतलब क्या, कि एक कंपनी में जितने भी लोग हैं उनके साथ साथ उसका रिलेशन बने, जो है उसको वहाँ पे केयर, अफेक्शन, उसको वहाँ पे आइडेंटिटी मिले, ठीक है। तो ऐसी नीड्स को क्या बोलेंगे, ऐसी हम नीड्स को बोलेंगे सोशल नीड्स, ठीक है। तो सोशल नीड्स मतलब कि अगर एम्प्लॉय को लगेगा कि वहाँ के लोगों के साथ उसका फ्रेंडली रिलेशन है, तो फिर वो वहाँ पे टिका रहेगा। अदरवाइज अगर वो वहाँ पे एलियन फील करेगा, मतलब कि अगर वहाँ के जो उसके कलीग्स हैं उसके साथ अगर उनका फ्रेंडली बिहेवियर नहीं है, तो वो माइट बी पॉसिबल कि उस जगह पे जो है ज़्यादा वर्क करना नहीं चाहेगा। फिर उसके बाद हम आगे आते हैं, उसके बाद हमारा एस्टीम नीड्स, ठीक है। एस्टीम नीड्स में समझिए, एस्टीम नीड्स में आपका क्या आता है, एस्टीम नीड्स है टू मेंटेन द स्टेटस इन अ सोसाइटी। अब सोशल नीड्स को फुलफिल करने के बाद जो आपकी नेक्स्ट नीड आती है वो नीड आती है आपकी एस्टीम नीड्स। और एस्टीम नीड्स में जो आपका है वो आप समझिए कि अब इसके बाद उसका जो भी हार्डवर्क होगा उस हार्डवर्क को जो है रिकॉग्नाइज किया जाए। एस्टीम नीड्स में जो आपका एम्प्लॉय है वो यही चाहेगा कि उसके हार्डवर्क को
रिकॉग्नाइज किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए, तो ये आपका किसमें फॉल करेगा, ये आपका फॉल करेगा एस्टीम नीड्स में, ठीक है, कि उसको रिकॉग्निशन मिले, ठीक है, उसको किसी कंपनी में जो है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, उसको रिकॉग्निशन मिले, उसको प्रमोशन मिले, मतलब उसके साथ साथ जो है इस तरीके की एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म हो, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, मतलब कि जब उसकी एस्टीम नीड्स भी किसी कंपनी में पूरी हो रही है तो वो पर्सन उस कंपनी में एज एन एम्प्लॉय लॉन्ग रन तक वर्क करेगा। फिर आपका जो लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ये नीड जो है आपका एम्प्लॉय खुद पूरी करता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स मतलब ये है कि उसने कहाँ से शुरुआत करी थी और कहाँ तक वो पहुंचा, मतलब वो किस टारगेट को लेके अपने किस टारगेट को अपने माइंड में लेके चला था और उस टारगेट के साथ वो कहाँ तक पहुंचा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। मतलब अगर एम्प्लॉय के माइंड में ये थॉट चला गया या वो अगर सेटिस्फाई हो गया कि वो जिस पर्पस के लिए कंपनी में आया था वो पर्पस उसका सेटिस्फाई हो रहा है, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, मतलब वो सेल्फ एक्चुअलाइज खुद को करेगा और उस कंपनी में जो है लंबे समय तक या लॉन्ग रन तक जो है वर्क करना चाहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो दैट you have any problem. If you have, so feel free to reach out to me or ask the questions. So now moving forward, now we are going to talk about the motivation techniques, okay, or the instruments of motivation. कि motivation के क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि जिनके जरिए जो है कोई भी मैनेजर अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता है। अभी तक हमने मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में बात करी, अब हम बात करने जा रहे हैं टूल्स ऑफ, या हम बोल सकते हैं मेथड्स ऑफ मोटिवेशन, ओके। देखिए टाइप्स ऑफ मोटिवेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन को समझिए, तो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन आपके दो तरीके के हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज फाइनेंशियल मोटिवेशन एंड द सेकेंड वन इज नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। अब समझिए फाइनेंशियल मोटिवेशन और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन में एक क्लियर कट डिफरेंस है कि फाइनेंशियल मोटिवेशन मतलब जिसमें आपका मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। द टाइप ऑफ मोटिवेशन which includes money in it is known as financial motivation, and non-monetary motivation जिसमें आपका मनी इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें आपका पैसे का कोई लेन देन नहीं है, ऐसे मोटिवेशन को हम क्या कहेंगे, ऐसे मोटिवेशन को हम बताएंगे नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किस पे, सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मोटिवेशन की। गोइंग फॉरवर्ड विद आवर फाइनेंशियल और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव, तो इसमें सबसे पहला है आपका पे और अलाउंस, मतलब जो भी सैलरी वगैरह दी जाती है, मतलब अच्छे वर्क करने के लिए या कंपनी में वर्क करने के लिए, तो उसमें जो भी इंक्रीमेंट होता है, जैसे अगर जो एम्प्लॉय अच्छा वर्क करेगा उसका इंक्रीमेंट अच्छा होगा, उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है। जो एम्प्लॉय जितना कम अच्छा वर्क करेगा उसको थोड़ा कम अच्छे पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका आता है क्या, पे एंड अलाउंसेस। दूसरा आपका आता है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग को समझिए कि कभी कभी जो है एम्प्लॉयज़ को एंकरेज करने के लिए, एम्प्लॉयज़ के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए कंपनीज उनको ये ऑफर कर देती हैं कि जैसे अगर कंपनी ने जो भी प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट में से 20% हिस्सा जो है एम्प्लॉयज़ का होगा। तो इससे क्या होगा, इससे जो है जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको लगता है कि कंपनी जितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी उनका जो है शेयर उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो है एक और टेक्निक कंपनी जो है यूज़ करती है या मैनेजर यूज़ करता है, वो है आपका प्रॉफिट शेयरिंग। फिर आपका आता है को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन में समझिए कि जनरली जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है वो ओनरशिप राइट नहीं देता है, लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो प्रॉफिट अर्न करने पे एम्प्लॉयज़ को स्टॉक दे देती है, स्टॉक ऑप्शन दे देती है, मतलब शेयर इशू कर देती है, ठीक है। तो अगर कंपनी किसी एम्प्लॉय को शेयर इशू कर देती है तो शेयर से आप जो है रिलेट कर सकते हैं कि शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन में मतलब कंपनी जो है शेयर भी जो है अपने एम्प्लॉयज़ को इशू कर देती है, तो इससे भी जो है एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, मतलब उनको फिनेंशियल बेनिफिट होता है। क्योंकि इस शेयर की कोई ना कोई मार्केट वैल्यू जरूर होती है। तो इससे जो है हम बोल सकते हैं कि ये भी आपका क्या है, एक तरीके का फिनेंशियल या मॉनेटरी इंसेंटिव है। फिर है आपका बोनस। बोनस मतलब कि सैलरी के साथ साथ जो है कंपनी कुछ और पैसे प्रोवाइड कर देती है, जैसे ईयरली बोनस जो है मतलब बहुत सी कंपनीज में दिया जाता है, जो कि जो मंथली पैकेज होता है या ईयरली पैकेज होता है उसके साथ प्लस करके जो एक्स्ट्रा मनी प्रोवाइड करी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बोनस। फिर आपका आता है कमीशन। कमीशन पे भी मतलब क्या है कि कंपनी ने अगर एक टारगेट रख दिया है और उस टारगेट को अगर कोई सेल्स पर्सन या कोई भी एम्प्लॉय अगर अचीव कर लेता है
तो उस अचीव किए हुए टारगेट पे कंपनी क्या करती है, कभी कभी कमीशन भी प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, कमीशन मतलब कि जो वर्क जो है एम्प्लॉय ने किया है उस वर्क को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरा करने के लिए कंपनी क्या करती है, कमीशन प्रोवाइड करती है, इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। ठीक है, फिर आपका सजेशन सिस्टम में क्या कि जैसे मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने क्या किया कि एक आइडिया दे दिया कंपनी को, एक टेक्निक बता दी जिससे कंपनी का कॉस्ट कटिंग कम हो गया। मतलब जो आउटपुट कॉस्ट आता था, जैसे अगर सपोज करिए कि कभी आउटपुट कॉस्ट जो था कंपनी का वो 100 रुपीज़ था, लेकिन किसी एम्प्लॉय ने ऐसा कुछ बता दिया कि जिससे ये आउटपुट कॉस्ट जो है आप 80 रुपीज़ पे आ गया, तो इससे कंपनी को ह्यूज प्रॉफिट होगा। तो कंपनी क्या करेगी, ऐसे पर्सन का या ऐसे एम्प्लॉय के सजेशन को जब अपने सिस्टम में लाएगी, अपने कंपनी में लाएगी, तो वहाँ पे कंपनी क्या करेगी, उसको कुछ रिवार्ड दे देगी, कुछ प्रॉफिट दे देगी। फिर आपका प्रोडक्टिविटी लिंकेज विद द वेज इंसेंटिव, ये बहुत ही पुराना और बहुत ही हम बोल सकते हैं बहुत ही फेमस टेक्निक है। मतलब क्या है कि आप जितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा वेज आपको बढ़ते जाएगा। मतलब जैसे कि अगर आपको 10 शर्ट मैन्युफैक्चर करने पे अगर 100 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो आप अगर 20 शर्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हो एक दिन में, तो आपको 200 रुपीज़ मिलेंगे। मतलब जैसे जैसे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी विल लीड टू इंक्रीज इन वेजेस। ठीक है, फिर आपका रिटायरमेंट बेनिफिट्स, मतलब कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं, जैसे पेंशन हो गया, ठीक है, लमसम पेमेंट हो गया। तो इस तरीके का रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो जब कंपनियां प्रोवाइड करती हैं, तो ये भी एक तरीके का क्या है, फिनेंशियल या मॉनेटरी इंसेंटिव है। फिर आपका पर्क्स, फ्रिंज बेनिफिट या रिकसाइड, ऐसी बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो केवल एम्प्लॉयज़ का खर्चा नहीं बल्कि कभी कभी जो है उनके परिवार वालों का भी खर्चा उठाती हैं। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन कॉस्ट, मतलब कि अगर एम्प्लॉय के बच्चे हैं तो उनके एजुकेशन पे जो भी खर्च हो रहा है वो कंपनी देगी। मेडिकल बेनिफिट्स, इस तरीके के कुछ पर्क्स, कुछ फ्रिंज, कुछ फ्री रिक्वेसाइड्स जो है कंपनी प्रोवाइड करती है, जिससे एम्प्लॉय हमेशा मोटिवेटेड होता है। ठीक है, फ्री रिक्वेसाइड्स आप समझ लीजिए कि रहने के लिए घर, कि एम्प्लॉय को जो है कंपनी की तरफ से रहने के लिए घर मिल जाता है, जिससे क्या होगा, इससे उसका हाउसिंग रेंट बच जाएगा। तो डेफिनेटली अगर कंपनी इतना सा प्रोवाइड कर रही है, जो भी आपको किसी आता है फिनेंशियल या मॉनेटरी इंसेंटिव में, तो ये सब यहाँ पे टूल्स ऑफ मोटिवेशन है। कौन से? फिनेंशियल और मॉनेटरी टूल्स ऑफ मोटिवेशन। और अब हम आगे बात करने जा रहे हैं नॉन फाइनेंशियल और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल या नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स की। तो जब हम बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल या नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स की, तो सबसे पहला आता है स्टेटस। मतलब क्या है कि मैनेजर ने जो है हाई रैंक या हाई अथॉरिटी प्रोवाइड कर दी। मैनेजर ने अगर अपने एम्प्लॉयज़ को हाई रैंक या हाई अथॉरिटी प्रोवाइड कर दी, तो डेफिनेटली जो भी एम्प्लॉय होगा वो हाईली मोटिवेटेड हो जाएगा कि उसको यहाँ पे हाई रैंक मिल गया है, हाई अथॉरिटी मिल गई है, तो यहाँ पे वो फील करेगा कि हाँ, यहाँ कंपनी में उसका कुछ स्टेटस है। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। कंपनी अगर अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रही है कि जहाँ पे वर्कर्स जो है अच्छे तरीके से वर्क कर पा रहे हैं, जहाँ पे हर एक इक्विपमेंट्स, हर एक मशीनरी, हर एक टूल्स इजीली अवेलेबल है, जहाँ पे लोग काफ़ी फ्रेंडली नेचर के हैं, तो अगर ऐसा अच्छा और ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट बन जाएगा, कल्चर बन जाएगा, तो डेफिनेटली जो है ये भी एक तरीके का नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है। वर्कर जो है अपने आप मोटिवेटेड रहेगा ऐसे इन्वायरमेंट में वर्क करने के लिए। नेक्स्ट है कैरियर एडवांसमेंट। कैरियर एडवांसमेंट में समझिए कि मैनेजर को चाहिए टाइम टू टाइम जो है अपने एम्प्लॉयज़ के स्किल को डेवलप करे। अपने एम्प्लॉयज़ के स्किल को डेवलप करेगा तो जैसे जैसे एम्प्लॉयज़ का स्किल डेवलप होगा वैसे वैसे उसको कैरियर में आगे बढ़ने के मौके मिलते जाएंगे। कैरियर एडवांसमेंट पर उसका फोकस रहेगा। नेक्स्ट है आपका जॉब इन्वेस्टमेंट या असाइनिंग चैलेंजिंग जॉब। कभी कभी जो है मैनेजर्स को चाहिए कि कुछ चैलेंजिंग जॉब जो है, कुछ न्यू जॉब जो मैनेजर को लगे कि हाँ ये मेरा एम्प्लॉय कर सकता है, तो उसको ऐसे जो है चैलेंजिंग जॉब को असाइन कर देना चाहिए जो उसके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हट के हो। इससे क्या होगा, इससे एम्प्लॉय को नया फील्ड मिलेगा अपने स्किल को, अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। तो ये भी एक तरीके का आपका नॉन फाइनेंशियल या नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव हो जाएगा। फिर एम्प्लॉय से रिकॉग्निशन। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन मतलब क्या कि अगर किसी एम्प्लॉय ने अच्छा वर्क किया है तो उसको अगर सबके सामने, पूरी यूनिट के सामने या पूरे उसकी टीम के सामने अगर हम बोल सकते हैं कि अगर जो भी आपका मैनेजर है वो अगर रिकॉग्नाइज करेगा, वो अगर उसकी बड़ाई करेगा, उसको अप्रिशिएट करेगा, तो इससे जो आपका एम्प्लॉय होगा वो हाईली मोटिवेटेड रहेगा। नेक्स्ट आपका जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी मतलब कि अगर कंपनी ये जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कि इन केस अगर उससे कुछ गलती भी होती है या इन केस अगर वो जॉब छोड़ के जाना भी चाहता है, तो तब भी कंपनी उसको वापस
रख लेगी उसके पास परफॉर्मेंस पे, या इस तरीके का कि कंपनी उसको बिना नोटिस दिए जो है जॉब से नहीं निकालेगी। तो इस तरीके की जॉब सिक्योरिटी होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि हम पैंडेमिक सिचुएशन में देख सकते हैं कि इसमें बहुत लोगों की जॉब चली गई, और जॉब जो है बिना बताए गई, मतलब लोगों ने सोचा भी नहीं था कि उनकी जॉब चली जाएगी। लेकिन वहीं ऐसी बहुत सी एमएनसीज हैं, जैसे आप टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS को ले लीजिए, बैंक ऑफ अमेरिका को लीजिए, ठीक है, आप जो है एमएफ को लीजिए। तो ये जो है जितनी भी कंपनीज हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है अपने एम्प्लॉयज़ को पकड़ के रखा, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करी। तो डेफिनेटली जब इन एम्प्लॉयज़ के पास जॉब सिक्योरिटी है, तो ये एम्प्लॉयज़ जो है वो क्या करेंगे, वो उसी कंपनी के लिए वर्क करना चाहेंगे। फिर आपका एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन, टाइम टू टाइम जो है कंपनी को ऐसा करना चाहिए, या मैनेजर को ऐसा कुछ टास्क देना चाहिए कि जिसमें जो है एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन हमेशा हो। जैसे एनुअल मीटिंग होनी चाहिए, या फिर हम यूँ कहें कि एनुअल पार्टी होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो भले ही फॉर्मल हो या इनफॉर्मल तरीके की पार्टीज हो, कि जिसमें एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन हो। तो इससे क्या होगा, इससे एम्प्लॉय को लगेगा ठीक है, अगर हम 6 महीने वर्क कर रहे हैं तो हमको एटलीस्ट 1 डे तो मिल रहा है कि जिस दिन हम फुल एंजॉय कर पा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय के पार्टिसिपेशन को जो है अप्रिशिएट किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं ऑटोनॉमी या एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। तो ऑटोनॉमी या एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में कभी कभी मैनेजर को जो है अपने एम्प्लॉयज़ को थोड़ी बहुत छूट देनी चाहिए, थोड़ा बहुत फ्रीडम देना चाहिए कि एम्प्लॉय अपने तरीके से सोच सके, अपने तरीके से वर्क परफॉर्म कर सके। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि एम्प्लॉय को जैसे ही ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी, तो वो जो है फ्री होके, या वो जो है प्रेशर से थोड़ा सा फ्री होके वर्क करेगा, और माइट बी के प्रेशर से फ्री होने के बाद वो और अच्छे तरीके से वर्क करेंगे। ठीक है, अब मैं इस लेक्चर को यहीं रोकता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे लीडरशिप और कम्युनिकेशन। ठीक है, सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।